साल 2018 में 8 साइंटिस्ट की एक टीम अपने कुक के साथ अंटार्कटिका में एक अभियान पर गई, जहां उन्होंने बाहरी दुनिया से कांटेक्ट बनाए बिना ही न्यूमेयर 3 नाम के एक रिसर्च स्टेशन में लगभग 14 मंथ्स एक साथ गुजारे। इस अभियान का मकसद ये जानना था कि हम इंसानों के ब्रेन पर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन और लो टेम्परेचर में क्या क्या इफेक्ट होता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस एक्सपेरिमेंट से उन साइंटिस्ट के ब्रेन पर क्या इफेक्ट है। अब तक हम सभी यही सोचते हैं कि जिस इंसान के ब्रेन का साइज ज्यादा बड़ा होता है वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी होता है, लेकिन जब बात इस दुनिया के सबसे जीनियस व्यक्तियों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन की आती है, तब उनका ब्रेन किसी एवरेज इंसान के ब्रेन से छोटा यानी कि लगभग 1.2 किलोग्राम का था। हालांकि अगर इस दुनिया में अब तक रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े ब्रेन की बात करें तो उसका वजन करीब 2.85 किलोग्राम था, जो कि इतने बड़े साइज का होने के बावजूद भी लेट डेवलपमेंट से जूझ रहा था। एक बात तो सच है कि ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे मिस्टीरियस ऑर्गन्स में से एक है, जो हमें चौंकाने में कोई कसर नहीं रखता, और शायद यही वजह है कि आज भी साइंटिस्ट लगातार इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ह्यूमन ब्रेन में क्या क्या करने की क्षमता है। साथ ही इंसानों के लंबे समय तक एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन और लो टेम्परेचर में रहने पर इंसानों के ब्रेन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका था कि 2018 में साइंटिस्ट की एक टीम और उनके कुक को अंटार्कटिका में सोशल आइसोलेशन में भेजा गया था, जहां वो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं रख सकते थे। दोस्तों, ये साइंटिस्ट्स और उनके कुक के लिए धरती पर एक बिल्कुल नई चीज होने वाली थी, क्योंकि इससे पहले ऐसा सिर्फ स्पेस मिशन में ही होता था। हालांकि उनके लिए अच्छी बात ये थी कि वो हर वक्त अपने सामने सफेद बर्फ का डेजर्ट देख सकते थे, जो कि कभी चेंज होने वाला नहीं था। साइकोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर स्टैन ने चैरिटी मेडिसिन ऑफ बर्लिन के प्रोफेसर डॉक्टर सिमन कोन के साथ मिलकर इस बात पर इन्वेस्टिगेशन चालू की कि इंसान के लंबे समय तक अंटार्कटिक में रहने से उनके ब्रेन के फंक्शन और स्ट्रक्चर पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। क्योंकि इससे पहले एनिमल्स पर हुई इसी स्टडी से ये बात सामने आई थी कि एनिमल्स के ब्रेन में मौजूद हिपोकैम्पस नाम का एरिया, जिसे मेमोरी और नेविगेशन के लिए जरूरी माना जाता है, उससे इस एक्सपेरिमेंट से बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इस नुकसान का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रैट्स, जिन्हें उनकी शार्प मेमोरी के लिए जाना जाता है, वो भी इसी लो टेम्परेचर वाली जगह पर लंबे वक्त तक अकेले रहकर अपनी याद करने की क्षमता को खो देते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी तभी अच्छी होती है जब वो अपने साथियों के साथ एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं। एक तरफ जहां एनिमल्स के ब्रेन को इस एक्सपेरिमेंट से नुकसान हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि क्या इसका हम इंसानों के ब्रेन पर भी सेम इफेक्ट होगा। अंटार्कटिक में लंबे समय अकेले गुजारने वाले साइंटिस्ट और उनके कुक को जल्द ही कुछ और साइंटिस्ट की टीम ने ज्वाइन कर लिया। हालांकि उस वक्त कंडीशन उतनी ज्यादा कठिन नहीं थी, इतना कि पहले से रह रहे इन साइंटिस्ट और उनके कुक के ऊपर से गुजरी थी, क्योंकि अब समर सीजन आ चुका था और तब पोलर विंटर्स चल रही थी, जिनमें हर वक्त रात रहती है। साथ ही टेम्परेचर भी लगभग -50 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, शायद ही आपको इस बारे में जानकारी हो कि इस मिशन के पहले, इस मिशन के दौरान और इस मिशन के बाद में कुक समेत हर पार्टिसिपेंट्स साइंटिस्ट को एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंप्लीट करना होता था, जो कि उनकी कंसंट्रेशन, मेमोरी और स्पेशल थिंकिंग को हर वक्त इवेल्युएट करता था। इतना ही नहीं, हर पार्टिसिपेंट्स का रेगुलर ब्लड टेस्ट भी हुआ करता था, जो उनके ब्लड में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर नाम के एक प्रोटीन का लेवल का पता लगाता था, जो कि ब्रेन में नर्व सेल्स और साइनेप्सिस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। इस सब के अलावा भी रिसर्चर्स द्वारा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का यूज भी किया जाता था, जो ब्रेन के वॉल्यूम और उसके अंदर मौजूद हिपोकैम्पस नाम के एरिया के बारे में पता लगाता था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि सारे 8 पार्टिसिपेंट्स और उनके कुक के ब्रेन पर जब ये सब रिसर्च की गई, तब उसके रिजल्ट चौंकाने वाले थे, क्योंकि हिपोकैम्पस के पास पाए जाने वाले डेंटेड जाइरस का वॉल्यूम लंबे वक्त तक एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में रहने की वजह से 7.2% तक कम हो गया था। इतना ही नहीं, इन टेस्ट के दौरान ये बात सामने आई थी कि सभी पार्टिसिपेंट की याद करने की क्षमता भी कम हो गई थी, क्योंकि ब्रेन में मौजूद ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर प्रोटीन का लेवल भी कम हो गया था। दोस्तों, जब बात ब्रेन के हिपोकैम्पस रीजन की आती है, तब आइसोलेशन की स्टेट में वो बुरी तरह से घायल यानी कि कमजोर हो जाता है। साथ ही उसका ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर लेवल भी कम हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सोशल गैदरिंग से हिपोकैम्पस और ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर लेवल दोनों को फायदा पहुंचता है, जिस वजह से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में आया ये चेंजेस रिवर्सिबल होता है। खैर, अभी तक तो इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं, क्योंकि पोलर एक्सप्लोरर्स के अंदर ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर की बहुत ही ज्यादा कमी देखी गई, जो कि महज 3 मंथ्स अंटार्कटिका में गुजारने से हुई है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि घर वापस आ जाने के बाद भी पोलर एक्सप्लोरर्स का BDNF लेवल कभी भी नॉर्मल पर वापस नहीं आया है। हालांकि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ब्रेन ने खुद को इस प्रोटीन के लेवल की कमी के हिसाब से अडेप्ट कर लिया है, जो कि दिखाता है कि